दोस्तों आजकल भरत तिवारी का जो केस है वो काफ़ी चर्चाओं में आया हुआ है। लोगों का कहना है कि बिल्कुल इनकाउंटर गलत था और वाक़ई कोई ज़रूरत नहीं थी इनकाउंटर करने की। पूरी अगर हम वो पूरे जो घटनाक्रम हुआ उसे देखते हैं तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी और कहीं न कहीं प्रशासन ने बहुत ज़्यादा इसमें गलत तरीके से इस पूरे मामले को सॉल्व किया है। और बहुत से लोगों का कहना है कि भई इन योगी जी बनने के चक्कर में थे वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, तो हो सकता है बिल्कुल, लेकिन योगी जी किस तरह से काम करते हैं और ये जो पूरा केस हुआ है, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है और बिल्कुल दिखता है कि पुलिस ने बिल्कुल ब्लेंडर किया है और कहीं न कहीं जानबूझ के या फिर ये सोच के कि भई इसकी तो कोई बैक ही नहीं है, कोई पूछेगा नहीं और इनकाउंटर कर दिया जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। हालाँकि मैं ये नहीं कहता कि वो पूरी तरह से सही था और उसका तरीका सही था, तरीका बिल्कुल गलत था, जो हथियार दिखाया था पुलिस वालों को वो बिल्कुल गलत था, ये बिल्कुल कानून के खिलाफ था। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने भी हैंडल किया है पूरे मामले को वो भी बिल्कुल सही नहीं है। जिस तरह से राज्य सरकार ने पूरे मामले को हैंडल किया है वो भी सही नहीं है। आज इस मामले में थोड़ा चर्चा करेंगे, देखेंगे कि इस तरह की स्थिति में करना कैसे चाहिए। हमारे देश में हम सभी को पता है कि करप्शन होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी चलाई जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिसर्स का जो रुख होता है वो अच्छा नहीं होता, नेताओं का रुख अच्छा नहीं होता, सपोर्ट नहीं करते कई जगहों पे। लेकिन इस सारी चीज़ों से निपटा कैसे जाए वो भी कानूनी तरीके से और हमें एक रिज़ल्ट भी मिले, क्योंकि इस मामले में तो कोई रिज़ल्ट मिला ही नहीं। उल्टा जो ये सारी चीज़ें कर रहा था, अब ये भी कहा जा रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ उसके देखे हैं जो आ रहे हैं और जिसमें लगता है कि वाक़ई वो मानसिक स्थिति इतनी सही नहीं थी। कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन फ्रस्ट्रेशन से फ़ायदा क्या हुआ? अब कुछ लोग भगत सिंह से भी कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या वाक़ई ये रास्ता सही है? क्या बलिदान देने से सारी चीज़ें सही हो जाएँगी या बलिदान आखिरी रास्ता है? ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है कि करप्शन बहुत जगह है और करप्शन के खिलाफ हमें लड़ना भी चाहिए। जो पूरे उस गाँव का माहौल था, जिस तरह से वहाँ पे बाढ़ आती थी, लोगों को परेशानी होती थी, जो भी कदम सरकार ने उठाए वो काफ़ी नहीं थे। जो नई ज़मीन दी गई थी वो भी ऐसी जगह दे दी गई थी जो नीची थी, जिसमें अगले साल फिर बाढ़ आती और फिर परेशानी होती। तो मुद्दे जो उठाए भरत तिवारी ने बिल्कुल ठीक उठाए, पूरी तरह से गाँव के समर्थन में उठाया, लेकिन जो तरीका आखिरी में अपनाया एक फ्रस्ट्रेशन में या जो मानसिक जो तनाव में, वो सही नहीं था। पहली चीज़ कि मानसिक तनाव हुआ क्यों? आप लड़ रहे हो अच्छी चीज़ है, जो परेशानी है वो सिर्फ़ आपकी नहीं है, वो पूरे गाँव की परेशानी है, सा सभी लोगों की परेशानी है। सिर्फ़ एक परिवार तो उससे नहीं जूझ रहा है, पूरा गाँव जूझ रहा है और आस-पास के कई गाँव जूझ रहे हैं, क्योंकि बिहार में जो बाढ़ की समस्या है, वो बहुत आम है। हर साल ऐसा होता है, सरकार मदद देती है, लेकिन वो मदद कई बार नाकाफ़ी होती है और जो भी प्रशासन में ब्लेंडर्स हैं या करप्शन है वो चीज़ें होती हैं। अब इससे निपटा कैसे जाए? सही तरीका क्या है? सबसे पहले सभी लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि भाई परेशानी सबको हो रही है, परेशानी सिर्फ आपकी नहीं है। अकेले आप इंडिविजुअली उस परेशानी को उठा सकते हो, सोशल मीडिया पे लोगों से बात कर सकते हो, अपने सरकारी ऑफिसर से या अपने जो भी आपके नेता हैं, एमपी, एमएलएज़ हैं, उनके सामने। लेकिन आप ऐसे किसी पे दबाव नहीं डाल सकते या फ्रस्ट्रेशन होना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये परेशानी आपकी नहीं, पूरी सोसाइटी की, आपके पूरे गाँव की है, तो सबको बोलना चाहिए। पहली चीज़, जहाँ पे भी ऐसा आप देखें कि बहुत सारे लोग किसी परेशानी से उनको समस्या है, तो सभी लोगों को इकट्ठा होकर कम से कम 4-5 लोगों का एक ग्रुप बनाइए और अधिकारियों से मिलिए, एमपीज़ और एमएलए से भी मिलिए, क्योंकि एक बार को हो सकता है कि सरकारी अधिकारी आपकी बात ना सुनें या फिर वो एकदम से काम ना करें। लेकिन एमपीज़ और एमएलए आपकी सुनेंगे, क्योंकि उन्हें आपके वोट चाहिए, तो अपने वोट की ताकत को पहचानिए। जाके सबसे पहले अपने एमपी और एमएलए को मिलिए और वो भी सभी लोग मिलके जाएँगे, ज़्यादा लोग जाएँगे तो वो आपकी बात सुनेंगे भी। क्योंकि समस्या सबकी है, अगर गाँव में बाकी लोग जाने को तैयार है, ये बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर आपके करने के लिए कुछ नहीं बचता है। फिर आप यही कर सकते हो कि वीडियोज़ बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो और उठाने की कोशिश करो मीडिया के ज़रिए, अखबार के ज़रिए, कि वो जो पॉइंट्स हैं आपके, जो समस्या है वो हाइलाइट हो, सरकार तक पहुँचे। अब इस मामले में दूसरी उसने चीज़ की कि जब उसने ये चीज़ें की और लोगों ने या तो साथ नहीं दिया, या लोग साथ में नहीं गए, या वो अकेले ही ये चीज़ करता रहा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं था। न्याय गूंगों के लिए नहीं होता है। जो भी चाहिए, जो समस्या सबकी है, तो समाधान भी सबको ढूँढना पड़ेगा। ये सिर्फ़ एक आदमी की ज़िम्मेदारी नहीं है, लोकतंत्र में ये ज़िम्मेदारी सभी लोगों की है। अगर लोग बोलने को तैयार नहीं है, तो फिर आप आगे क्या कर सकते हैं? तो अकेले का जो है वो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि प्रशासन में कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं या कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो आपको भड़काएँ कि नहीं ऐसा करो, कानून तोड़ो, ताकि आप कानून के शिकंजे में फँस जाओ। लोग ऐसा करते हैं। उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कोई भी भड़काने वाली कार्रवाई करना या हथियार उठाना ठीक नहीं है कि आपके खिलाफ ही केस बन जाए या आप खुद कानून के शिकंजे में फँस जाएँ। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था 12th फ़ेल। अब उसमें एक सिचुएशन आती है कि वो जो उसका मेन कैरेक्टर है, मेन हीरो है, उसके भाई को एक पुलिस वाला जो है और उन दोनों को ही
जेल में बंद कर देता है। अब उनके जेल में उनकी बहस होती है काफ़ी पुलिस वाले के साथ, और पुलिस वाला कहता है कि जा अपनी बंदूक ले आ, और उसका भाई भी बोलता है कि जा बंदूक लेकर आ और इसे दिखा। अब वो वहाँ से भागता है थाने से, लेकिन वो घर नहीं जाता बंदूक लेने, वो जाता है डीएसपी के पास और उनको लेकर आता है, और उसके बाद सारा मामला सुलझ जाता है, क्योंकि डीसीपी बिल्कुल थाने में देखता है कि इसके भाई को जो अरेस्ट करके रखा गया है, गलत रखा गया है। अब अगर सोचिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए कि सच में अगर वो बंदूक लेकर आता तो क्या होता? पुलिस वाला तो पहले से तैयार बैठा था, वो बंदूक देखते के साथ ही उसका एनकाउंटर कर देता या उस पे गोली चला देता और सारा मामला उनके खिलाफ बन जाता। अब उसने सही चीज़ क्या की कि वो गया सीधे डीसीपी के पास और उनको बुला के लाया और उनसे मदद मांगी। ऐसा नहीं है कि सभी लोग करप्ट हैं और कोई भी मदद नहीं करेगा, नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो मदद करते हैं, जो सही काम कर रहे हैं। अब मोदी जी जो इतनी योजनाएं बना रहे हैं, उनका अगर फ़ायदा लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि चुनाव में वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है, तो उसका मतलब है बहुत सारे सरकारी ऑफिसर सही काम कर रहे हैं, वो सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वरना तो प्राइम मिनिस्टर और सीएम और पीएम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को समझिए, बहुत सारे लोग मशीनरी में, गवर्नमेंट मशीनरी में ऐसे हैं जो कामचोर हैं, जो करप्ट हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सही हैं। तो सही लोगों का इस्तेमाल करके उनके सामने हाईलाइट कीजिए मुद्दों को, जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको दिया है। दूसरा, अपने लोकल एमपी और एमएलए से मिलिए लगातार, कम से कम कोशिश कीजिए कि यार 6 महीने में एक बार हम एक ग्रुप बना के 5-7 लोगों का अपने लोकल एमपी और एमएलए से मिले, उन्हें अपनी समस्याएँ बताएँ। उन्हें आपका वोट चाहिए, वो आपकी बात सुनेंगे, और जो नहीं सुनता है तो फिर उसको वोट नहीं देना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन ये सारे मामले में अब बात करते हैं राज्य सरकार की भूमिका की और योगी एंगल की। योगी जी ने इस तरह के, हमने देखा यूपी में बुलडोज़र कार्रवाई भी हुई है, एनकाउंटर्स भी हुए, लेकिन हुए हैं अपराधियों के, जो पुराने हिस्ट्री शीटर्स हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री थी। उनके ऐसे कोई भी इनकाउंटर नहीं हुआ, और अभी तक देखें हम कोर्ट में या जितने भी जाँच हुए हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं पाया गया है। तो इस घटना को ये कहना कि भई इन्होंने ये वैसे बनने की कोशिश की, हो सकता है, लेकिन बिहार सरकार को भी ये देखना चाहिए कि ये जो उन्होंने काम किया है, बिल्कुल गलत काम किया है। कोई ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, बल्कि इस तरह के लोगों की समस्याओं को सुनने की ज़रूरत है। लेकिन सही तरीका क्या है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि फ्रस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने एमपीज़ और एमएलए से बातचीत नहीं करते हैं, बहुत कम जाके मिलते हैं या फिर समस्याएँ बताते हैं। अब ये एक पूरा एक चल रहा है, स्ट्रक्चर चल रहा है, डीएनए में चल रहा है, इनहेरिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस सबसे पहले हमारे देश में जो मुगल काल था, मुगल कभी भी हिंदुओं की नहीं सुनते थे, कोई न्याय नहीं मिलता था, तो एक नैरेटिव बना कि भई बोल के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो सुनेंगे नहीं। फिर यही चीज़ कैरी होती रही अंग्रेज़ों के ज़माने में। अंग्रेज़ों ने मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया, ठीक वैसे ही जैसे आज कांग्रेस करती है। और हिंदुओं की बात नहीं सुनी जाती थी, जैसे आज भी नहीं सुनी जाती, तो वो पूरा एक कल्चर बन गया कि भाई कह के कोई फ़ायदा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन आज इस देश में हमारी सरकार है, जो हमारे वोट से चलती है, हमारे टैक्स से चलती है, और अब ये समय है कि हम उनसे बात करें और उन्हें अपनी समस्याएँ बनाएँ। तो एक ग्रुप बना के अपने लोकल एमपीज़ और एमएलए से बातचीत करना शुरू कीजिए। ये मत बोलिए कि ये तो 5 साल में एक बार आता है। उसकी जब ज़रूरत है वो आता है, लेकिन आप क्यों नहीं जाते? कम से कम 6 महीने में एक बार तो जाके मिलिए, अपनी समस्याएँ बताइए। तो इस अप्रोच को रखिए, इस तरह से चीज़ें कीजिए, तो ये समस्या सुलझेगी। अब एक दूसरी चीज़ है गवर्नमेंट मशीनरी को लेके, सरकारी अफ़सरों को लेके, जिनका माइंडसेट ये बन चुका है कि भई हमें सरकारी नौकरी मिल गई, हम तो अब राजा हैं, जो मर्ज़ी करें, और ये माइंडसेट बनाने वाले लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जो लोग सही काम करते हैं, उनका हमें बिल्कुल उन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इस वे में अगर आप काम करेंगे, तो इस तरह की समस्या नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन से कुछ भी नहीं होगा। मेरे ये विचार थे जो मैंने आपको बताया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।